Fox Spirit, I summon you! Friends, join me! I am here, Master. We are with you. अर्जुन देव ने इस पंच से कुछ भी नहीं रोका। उसने अपने शरीर में शेष सभी वाइटल क्यूई को जला दिया। इसे उनके भौतिक शरीर के चरम पर एक मुक्का कहा जा सकता है। बूम! ड्रैगन की दहाड़ फिर से गूंज उठी। इस बार हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर, जो अभी अभी उठे थे, को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला। ड्रैगन की मुट्ठी ने उसकी पीठ पर प्रहार किया। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर एक सैंडबैग की तरह बन गया, क्योंकि वो एक परवलय में हवा के माध्यम से उड़ रहा था। जब वो पानी पर उतरा तो भारी प्रभाव ने एक बड़ी लहर को लात मार दी। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर की पीठ टूट गई थी। उसके आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसने लड़ने की अपनी क्षमता पूरी तरह से खो दी थी। इसके अलावा ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास बड़ी मात्रा में सार था। यदि उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए पर्याप्त सार नहीं होता तो ये मुक्का उसके माध्यम से छेद कर देता। अर्जुन देव ने संतोष में सिर हिलाया। हालांकि वो जानता था कि वाइटल क्यूई जितना मजबूत होगा, जलने वाला स्वर्ग उतना ही मजबूत होगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतना मजबूत होगा। अर्जुन देव ने अपने बाएं हाथ से अपनी बेल्ट पर चंद्र छाया कृपाण को पकड़ लिया। फिर वो धीरे धीरे हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर के पास चला गया। ता 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 ता। यहाँ पर लाल रंग का समुद्र शांत था। जब ब्लड फ्लेम शूज ने पानी पर कदम रखा तो उन्होंने लयबद्ध कदम रखा। गंभीर रूप से घायल हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर के लिए ये मौत की घंटी की तरह लग रहा था। जैसे जैसे कदम करीब आए, हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने कई चीज़ों के बारे में सोचा। वो युवा और असंतुष्ट था। उनके पास उत्कृष्ट प्रतिभा थी और वे दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। वे एक प्रतिभाशाली युवा थे। भविष्य में वो उत्तरी असीम सागर को नियंत्रित करेगा और एक सच्चा अधिपति बन जाएगा। उनका भविष्य असीमित था। यदि वो अर्जुन देव के हाथों मर जाता है तो वो बहुत असंतुष्ट होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे मत मारो। मैं आपको 10 मिलियन मेडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। मैं अब आपका ईरोज दानव नहीं चाहता। मैं आपको 100 ईरोज दानव दूंगा। इस बार मुझे जाने दो। जब हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने महसूस किया कि अर्जुन देव के ठंडे और भावनाहीन हत्या के इरादे और मृत्यु निकट आ रही है, तो वो अब शांत नहीं रह सका। उसने अपनी गरिमा को एक तरफ फेंक दिया और खुद को समुद्र की सतह पर फेंक दिया। अर्जुन देव से दया की भीख मांगी। उन्होंने सभी प्रकार के लाभों का वादा किया। बेहद आकर्षक लग रहे थे। अर्जुन देव अडिग रहे। उसने अपना सिर नीचे किया और हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को शोचनीय स्थिति में देखा। उसने भावहीन होकर कहा, तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास एक उन्नत ईरोज दानव है? हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर की आंखों में एक प्रत्याशा का भाव चमक उठा। उसने जल्दी से कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? एक तीव्र दयनीय चीख गूंज उठी। ये अर्जुन देव था, जो अपनी चंद्र छाया कृपाण को खींच रहा था और हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर की एक भुजा काट रहा था। मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, क्या तुम मुझे बताने जा रहे हो या नहीं? हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर ने अपने दांत भींच लिए और कहा, नहीं, जब तक आप मुझे छोड़ने के लिए सहमत नहीं होते तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा, भले ही मैं मर जाऊं। अर्जुन देव ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। वो लोगों को प्रताड़ित करने या झूठ बोलने में अच्छा नहीं था। चूंकि हरे वस्त्र वाला युवा मास्टर बोलने को तैयार नहीं था, इसलिए वो केवल उसे एक त्वरित मृत्यु दे सकता था। हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर ने अपना लूनर शैडो कृपाण उठाया और एक चाल मारने जा रहा था। जब उन्होंने अर्जुन देव की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा तो उन्होंने हड़बड़ा कर कहा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगा। ईवल मून पवेलियन के जुबैर ने मुझे बताया, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे मेरे बारे में विस्तार से सब कुछ बताया। एक कदम उठाने का निर्णय करने से पहले मैंने इसके बारे में लंबे समय तक सोचा। अर्जुन देव एक पल के लिए थम गया। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ओ, अब तुम मर सकते हो। तुम? हरे वस्त्र वाला युवा मास्टर केवल एक शब्द कहने में कामयाब रहा, इससे पहले कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया, हवा में उड़ गया। हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर की आंखें खुली हुई थीं। वे शेष शिकायत के साथ मर गए। यदि वो सफल होने की जल्दी में नहीं होता तो चारों भाई एक साथ काम करते। वे अर्जुन देव को उसे मारने का मौका कैसे दे सकते थे? दुर्भाग्य से जीवन में पछतावे की कोई दवा नहीं थी। जैसे ही हरे वस्त्र वाला युवा मास्टर का सिर पानी में गिरा, उत्तरी सागर का प्रसिद्ध हरे वस्त्र वाला युवा मास्टर अर्जुन देव के हाथों गिर गया। अर्जुन देव ने अपनी तलवार म्यान की और हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर के सिर कटे हुए शरीर को देखा। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ऐसे व्यक्ति को मारना समस्यात्मक हो सकता है, हालांकि उसे न मारने से केवल और अधिक समस्याएं पैदा होंगी। चूंकि उसे मारना ही था, इसलिए वो संकोच नहीं कर सकता था। अर्जुन देव की आंखों में एक चिंतनशील भाव दिखाई दिया। उसने अपने दिल में जुबैर का नाम बुदबुदाया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति के पास ऐसे साधन होंगे। अप्रत्याशित रूप से जुबैर ने उससे निपटने के लिए उत्तरी सागर के 4 यंग मास्टर्स के साथ मिली भगत की थी, लड़ने के लिए ताकत उधार ली थी। उनके पास किसी विशेषज्ञ का व्यवहार बिल्कुल नहीं था। इस तरह का व्यक्ति हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर से कहीं अधिक भयानक है। ताकत के अंतर का तो उल्लेख ही ना करें, बस उसके विचार भयानक हैं। शिव शिव निशा जल्दी से अर्जुन देव के पास आ गई। उसने हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर के शव को देखा और अपने दिल के आश्चर्य को दबा लिया। उसने कहा, मैंने अन्य 4 ईरोज दानवों से पूछा, ये व्यक्ति हर्ष यिन यांग मंत्र नामक एक दुष्ट कल्टीवेशन तकनीक विकसित करता है। वो यांग को पूरा करने के लिए यिन की कटाई पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए निर्भर करता है। इसलिए उसने मेरी तरफ ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसने गलत रास्ता अपनाया। हर्ष यिन यांग मंत्र के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में यिन और यांग पूरक का अभाव है। इसलिए यद्यपि उसकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ी, उसका सार अशुद्ध है और इसे परिष्कृत नहीं किया जा सकता। बात करने के लिए कोई गुण नहीं है। अर्जुन देव थोड़ा स्तब्ध रह गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया में इस प्रकार की चमत्कारिक कल्टीवेशन तकनीक मौजूद होगी। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि मार्शल डाउ में कोई शॉर्टकट होते हैं। यहां तक कि शॉर्टकट होते तो किसी की कल्टीवेशन को कम समय में बढ़ने की अनुमति देना, ये उनकी युद्ध क्षमता को नहीं बढ़ाता। उनके सामने हरे वस्त्र वाला युवा मास्टर एक अच्छा उदाहरण था। अर्जुन देव को लगा कि जुबैर केवल एक छोटा परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क था। हालांकि उनका युद्ध कौशल हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर की तुलना में कम से कम 2 ग्रेड अधिक था। अर्जुन देव नीचे बैठ गया और हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर की उंगली से एक उत्तम गुणवत्ता वाली येड स्थानिक रिंग निकाली। फिर उसने निशा की तरफ उछाला और कहा, नजर डालो और देखो अंदर क्या है। इसे साफ करने में मेरी मदद करो, मुझे कुछ करना है। निशा ने स्थानिक रिंग को पकड़ लिया और देखा कि अर्जुन देव जल्दी से चले गए। फिर उसने जोर से पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं किसी को मारने जा रहा हूं, मेरे पीछे मत आओ। अर्जुन देव ने हाथ हिलाया और अपना सिर पीछे नहीं मोड़ा। ठंडी हवा उसकी शांत आवाज को निशा के कानों तक ले गई। लाल समुद्र के ऊपर पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर, सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर और नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करके अपने सार को प्राप्त कर लिया। 2 घंटे बाद तीनों के हाथों में मेडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पूरी तरह से सूख गए, बेकार चट्टानों में बदल गए। उनका सार भी पूरी तरह से भर गया। नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली और उन्होंने कुछ चिंतित होकर कहा, बिग ब्रदर अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या कुछ हुआ? क्या हमें जाकर देखना चाहिए? पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, बिग ब्रदर की ताकत के साथ उसे उस बब्बे से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि कुछ अप्रत्याशित होता है तो उन्हें भागने में सक्षम होना चाहिए। सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर ने मजाक उड़ाया, ये ठीक है, उस बब्बे को भाग्यशाली होना चाहिए और कुछ प्राकृतिक खजाने का सेवन किया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका सार अधिक प्रचुर मात्रा में था। लेकिन बिग ब्रदर की तुलना में वो कुछ भी नहीं है। हमें बस यहाँ बिग ब्रदर की खुशखबरी का इंतजार करना होगा। ठीक इसी समय एक असाधारण आभा वाले नीले रंग का एक सुंदर कल्टीवेटर अचानक तीनों की दृष्टि में प्रकट हुआ। वो अपने कंधे पर एक सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन को लिए हुए था, जैसे वो बिना किसी जल्दबाजी के चल रहा था। जब सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर ने स्थिति को देखा तो वो जोर से हंसने से नहीं रोक सका। मैंने पहले ही कहा था कि बिग ब्रदर को कोई समस्या नहीं होगी। अब जबकि हमने इस बट्टे को जिंदा पकड़ लिया है तो मुझे इसे ठीक से यातना देनी होगी। अर्जुन देव के पहले हमले ने सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर को शर्मिंदा किया था। जब उसने हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर को अर्जुन देव को वापस ले जाते देखा तो वो तुरंत बहुत उत्साहित हो गया और भाग गया। नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर और पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने राहत की सांस ली। वे तुरंत सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर के पीछे चले गए। बिग ब्रदर, मुझे इस बट्टे के साथ खेलने दो, सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर ने एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ कहा। सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर के पीछे नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने मुस्कुराते हुए हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर को देखा और अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जब नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने मुस्कुराते हुए हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा तो उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वो ये नहीं बता सकता था कि क्या गड़बड़ है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने जांच करने का निर्णय किया। अंत में उसे एक बड़ा डर दिया गया। उसके सामने हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर के पास कोई खेती नहीं थी। वो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे। वो राक्षसी आभा और राजसी आभा सभी नकली थे। चौथा भाई खतरे में है, ये नकली है। जब नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने बेहोश अर्जुन देव को देखा जो अपनी सारी ताकत खो चुका था तो वो जल्दी से चिल्लाया, चिंता मत करो यंग मास्टर। सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर दंग रह गया, कुछ भ्रमित महसूस कर रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या हो रहा है? आप जो कह रहे हैं वो नकली है। शिव। अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद मूल रूप से नरम और बेजान अर्जुन देव ने अचानक अपनी कमर पर चंद्र छाया कृपाण खींच ली। ये कृपाण खींच रहा था।
एक ठंडी रोशनी बिजली की तरह अतीत में चमक उठी। सफ़ेद वस्त्र पहने युवा मास्टर को अर्जुन देव को फिर से देखने का सिर घुमाने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसका सिर उसकी गर्दन से निकल गया और हवा में उड़ गया। कचा। नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर और पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने जल्दी से अपने हथियार निकाले और 100 मीटर पीछे हट गए। नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को देखा, जो अभी भी बुरी तरह से मुस्कुरा रहा था, और सख्ती से पूछा, तुमने मेरे बड़े भाई के साथ क्या किया? आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? वो सिर्फ एक खून का पुखला है। असली हरे वस्त्र वाला युवा मास्टर स्वाभाविक रूप से मर चुका है। अर्जुन देव ने एक नज़र डाली और तथाकथित हरे वस्त्र पहने युवा गुरु की ओर इशारा किया। वो ताज़ा भौतिक शरीर तुरंत रक्त की धारा में बदल गया और विशाल समुद्र में विलीन हो गया। ये वो जीवन प्रदान मंत्र था जिससे अर्जुन देव बेहद परिचित थे। जब नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर और पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को खून के तालाब में बदलते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में इस तरह की अजीब मार्शल तकनीक मौजूद होगी। पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने सख्ती से चिल्लाया, अर्जुन देव, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आपने उत्तरी सागर के 4 महान कुलों में से 2 को मार डाला। यहाँ तक कि स्वर्गीय विनाश संघ के गठबंधन प्रमुख भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। अर्जुन देव ने शांति से कहा, अगर लोग मुझे नाराज नहीं करेंगे तो मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। अगर लोग मुझे मारना चाहते हैं तो मैं उन्हें खुद मार डालूंगा। चारों युवा मास्टर्स को मरना था, अन्यथा यदि उनमें से कोई भी भागने में कामयाब रहा तो उत्तरी सागर के 4 कुलीन कबीले उनकी गवाही के आधार पर परिणामों की परवाह किए बिना उन्हें मार सकते थे। नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर और पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने एक दूसरे की नज़रों का आदान प्रदान किया। फिर उन्होंने उस समय का फायदा उठाया जब अर्जुन देव ने उसी समय आक्रमण करने के लिए बात की। पहाड़ और नदी तलवार, भूतिया चेहरा कृपाण। नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने एक तेज तलवार पकड़ी हुई थी। तलवार ने एक रहस्यमय घटना को जन्म दिया जिससे पहाड़ों और नदियों को जमीन पर उतार दिया गया। उन्होंने परिदृश्य को चित्रित करने के लिए तलवार को ब्रश के रूप में उपयोग किया। ऐसा लग रहा था कि तलवार पेंटिंग में आसपास के स्थान को शामिल कर रही है। नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर के लिए वो पेंटिंग का चित्रकार था। हालांकि पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपने हाथ में एक मोटी कृपाण पकड़ी हुई थी। उसने एक कृपाण क्यू भेजी जिसमें एक भूतिया चेहरा काले क्यू के साथ बढ़ रहा था जो अर्जुन देव पर उड़ रहा था। दोनों के अचानक होने वाले हमलों से अर्जुन देव सावधान थे। स्वाभाविक रूप से वो उनके हमलों का सामना करते समय घबराया नहीं। दोनों की हत्या की चालों में से नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने रहस्यमय घटना पर ध्यान केंद्रित किया। वो अर्जुन देव को पेंटिंग में फंसाते हुए परिदृश्य को चित्रित करने के लिए अपनी निर्भीकता का उपयोग करना चाहते थे। पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने मानसिक हमलों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने सार और मानसिक ऊर्जा को एक भूतिया चेहरे में संघनित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया जिससे प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को मानसिक नुकसान पहुंचा। दोनों के हमलों की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। वे लगभग बराबर थे, ज्यादा अंतर नहीं था। कुछ सोचने के बाद अर्जुन देव ने एक प्रतिवाद किया। उसने पहले नीले वस्त्र वाले युवा मास्टर की रहस्यमय घटना को तोड़ने का फैसला किया। यदि रहस्यमय घटना को बलपूर्वक तोड़ा गया था तो नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर के पास कुछ समय के लिए कोई युद्ध कौशल नहीं होगा। परिदृश्य को सच में चित्रित करने के लिए, पहाड़ों और नदियों को ब्रश में शामिल करने के लिए किसी को स्वर्ग और धरती के नियमों को समझना होगा। कम से कम उनके पास एक पूर्ण स्वस्थ हथियार होना चाहिए। दुर्भाग्य से नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर के पास भी नहीं था। उसने केवल सतह को खरोचा था। इससे अर्जुन देव को इसे तोड़ने का मौका मिल गया। वुकुई ने स्वर्ग को तोड़ दिया। कृपाण पर एक लाल रोशनी दिखाई दी। जैसे ही ऊपर का वुकुई पेड़ बढ़ा, प्रकाश तुरंत लंबी दूरी तक फैल गया। ये 9 स्वर्गों को भेदते हुए आकाश में उड़ गया। क्या है, क्या है? क्रंचिंग की आवाज सुनाई दी। रहस्यमय घटना टूट गई थी। नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने जो पेंटिंग लिखी थी वो बिखर गई। 5000 किलोमीटर के पहाड़ और नदियां, रमणीय परिदृश्य अपने आप ढह गए। चित्रकार के पास अब पेंट करने की ऊर्जा नहीं रही। पुसी। हल्के नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर ने एक मुंह खून की उल्टी की। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यद्यपि नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर को पता था कि अर्जुन देव के पास विशाल सार है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक आधा कदम मार्शल एम्पायर और एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के बीच इतना बड़ा अंतर होगा। यदि नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर को इस तरह के अंतर के बारे में पता होता तो वो माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड तकनीक का निष्पादन नहीं करता। अर्जुन देव ने एक कृपाण प्रहार से नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर के माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड तकनीक को तोड़ दिया। हालांकि पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर की भूतिया कृपाण क्यू पहले ही आ चुकी थी। जब वो बदसूरत भूतिया चेहरा अर्जुन देव से केवल 1 मीटर की दूरी पर था, तब उसने अचानक अपना मुंह खोला और अजीब तरीके से चिल्लाने लगा। ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में फैल गईं। ध्वनि तरंगें भेद थीं और अर्जुन देव के मन पर आक्रमण कर रही थीं। उनकी चेतना के सागर में असंख्य बुरी आत्माएं प्रकट हुईं, जिन्होंने अर्जुन देव की मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया।
उनकी चेतना के सागर में स्वर्ण देवता ने धीरे से तलवार घुमाई और असंख्य बुरी आत्माएं तुरंत राख में बदल गईं। उन्होंने अर्जुन देव को कोई खतरा नहीं दिया। टूटना। अर्जुन देव की आंखों में एक लाल रोशनी फैल गई जब उन्होंने हत्या की स्थिति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। उन्होंने एक आर्कलाइट चॉप को अंजाम दिया और तुरंत भूतिया कृपाण क्यू को आधा काट दिया। एक लाल रंग का चाप अर्जुन देव के शरीर के चारों ओर घूमता था। फिर ये कांप गया और अर्जुन देव की पीठ पर चला गया। पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर पर एक स्नीक अटैक करने की तैयारी करने लगा। जब स्नीक अटैक विफल रहा तो पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर को पता था कि वो अर्जुन देव को हरा नहीं सकता, इसलिए वो निर्णायक रूप से पीछे हट गया। हालांकि अर्जुन देव उसे भागने का मौका कैसे दे सकते थे। उस समय हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर जैसा मजबूत व्यक्ति भी अर्जुन देव के लिए मर गया था। पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर स्पष्ट रूप से कमजोर था। वो अर्जुन देव के लिए मैच कैसे हो सकता था। 100 चालों के बाद पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर अब टिक नहीं सकते थे। उनके शरीर पर धीरे धीरे विभिन्न आकारों के घाव दिखाई देने लगे। कई क्रिस्टलीय विद्युत धाराएं घावों में चढ़क गईं, जिससे पीले वस्त्र पहने युवा मास्टर की चोटें और बढ़ गईं। एक और 50 चालों के बाद अर्जुन देव ने एक बड़ी शुरुआत की और अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। अर्जुन देव ने अपनी नजर समुद्र की सतह पर घुमाई। जल्द ही उसने नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर को देखा, जिसकी रहस्यमय घटना टूट गई थी, बहुत कठिनाई से समुद्र की सतह पर चल रहा था। ब्लू ड्रैगन टेल व्हिप। समुद्र की सतह पर एक विशाल अजगर दिखाई दे रहा था। उसने अपनी पूंछ घुमाई और अर्जुन देव ने एक तेज हवा चलाई। फिर ये एक लंबे आर्क में चला और एक पल में नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर के पास पहुंच गया। मर जाओ। दूसरे पक्ष को बोलने का कोई मौका न देते हुए अर्जुन देव ने अपनी कृपाण उठाई और काट दिया, जिससे एक सिर उड़ गया। ठीक इसी तरह अर्जुन देव ने अपनी रणनीति का 30%, अपने साहस का 20% और अपनी शक्ति का 50% का उपयोग करके इस विशाल रक्तमय समुद्र में गिरते हुए प्रसिद्ध नॉर्थ सी के 4 युवा मास्टर्स को मार डाला। इन चारों लोगों को मारने के बाद अर्जुन देव का सार अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। क्रिस्टलीय क्यू भंवर में उसका अभी भी 1/3 सार बचा हुआ था। अर्जुन देव को सीक्रेट तकनीक का उपयोग करने से जो लाभ मिले थे वे अब सभी के देखने के लिए स्पष्ट थे। हालांकि अर्जुन देव ने अपनी सतर्कता को कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक निगाह को बढ़ाया और निरंतर क्षेत्र को स्कैन किया। अर्जुन देव की आकृति आसपास के चारों ओर घूमती रही, इससे पहले कि वो अधिक सहज महसूस करे। जब तक अर्जुन देव उतरे तब तक निशा दौड़ चुकी थी। वो पहले ही अन्य 3 युवा मास्टर्स के स्थानिक रिंग्स ले चुकी थी। निशा स्पिरिट ब्लड जेट के जरिए अर्जुन देव से जुड़ी हुई थी। वे एक दूसरे की आभा को महसूस कर सकते थे। अर्जुन देव को यह अजीब नहीं लगा कि निशा को यह जगह मिल गई। अर्जुन देव ने तीनों शवों को जलाकर राख करने के लिए पर्पल थंडर ट्रू फायर का उपयोग किया। फिर उसने जल्दी से निशा से कहा, क्या तुमने स्थानिक रिंग्स में चीजों को सुलझा लिया? हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, हमें जल्दी से जाने की जरूरत है। निशा मंद मुस्कुराई और बोली, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये चारों लोग पहले ही मर चुके हैं। कोई नहीं जानता कि उन्हें तुमने मारा है। इसके अलावा स्थानिक रिंग्स में चीजें सभी खजाने हैं। अर्जुन देव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो केवल चुपचाप सामने चला गया। उसे महसूस हुआ कि जुबैर के पास निश्चित रूप से कुछ तरकीबें हैं। वो एक जहरीले सांप की तरह है। अगर वो आपको नहीं काटता तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपको काटता है तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। भले ही अर्जुन देव ने पहले ही कई बार क्षेत्र की जांच की और आसपास के क्षेत्र में किसी और को नहीं पाया, फिर भी जल्दी से चले जाना सबसे अच्छा था। उन चारों के स्थानिक रिंग्स में कुल मिलाकर 50 लाख मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 70,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं। कुछ अन्य सामग्रियां भी हैं। यदि स्पिरिट स्टोन्स में परिवर्तित किया जाए तो कम से कम 10 लाख मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होने चाहिए। जैसे ही निशा अर्जुन देव के पीछे आई, उसने उन चीजों के बारे में बताया जो उसने सुलझा ली थीं। जब अर्जुन देव ने सुना कि इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं तो उन्हें ये अजीब नहीं लगा। असीम समुद्र में कई स्पिरिट वीन्स थीं और वे उच्च गुणवत्ता की थीं। समुद्र के तल पर संसाधनों के अलावा 4 महान कुलों ने उत्तरी सागर और महाद्वीप के बीच व्यापार को नियंत्रित किया। जो धन वे लाए थे वो खगोलीय था। इन 4 लोगों के छल्ले में कुछ दुर्लभ अयस्क हैं। उनका उपयोग 10,000 मैजिक गैदरिंग फॉर्मेशन में किया जा सकता है। पहले के स्पिरिट स्टोन्स और आपके द्वारा पहले से प्राप्त किए गए बिंदुओं को जोड़ना। यदि आप उन सभी का आदान प्रदान करते हैं तो आपको मुश्किल से 10,000 मैजिक गैदरिंग फॉर्मेशन को सक्रिय करने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव एक पल के लिए रुके और जल्दी से रुक गए। उन्होंने कहा, पहले स्पिरिट ब्लड जेट में प्रवेश करें। मैं पूरी गति से डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत पर वापस जाऊंगा। निशा को लगा कि ये अजीब है। उसने पूछा, क्या जल्दी करने की जरूरत है? क्या हम थोड़ा और गहराई में जाने के लिए सहमत नहीं हुए? अर्जुन देव ने अपनी दिशा बदली और वापस भागने लगे। उसने धीरे से कहा, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। मेरा अगला गंतव्य युद्ध क्षेत्र के केंद्र में द्वीप होगा। कुछ तैयारी करना अच्छा है। अगर कोई पूछता है कि गहरे समुद्री युद्ध क्षेत्र में सबसे खतरनाक जगह कौन सी थी, तो ये स्वाभाविक रूप से कोर में द्वीप होगा। हालांकि सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह थी।
यहाँ तक कि उत्तरी असीम सागर के 4 महान कुलों के लोग दौड़कर अर्जुन देव पर संदेह करते हैं तो वे उनसे द्वीप पर जाने की उम्मीद नहीं करेंगे। अर्जुन देव बाहर जाने से पहले हंगामा शांत होने तक इंतजार करते थे। तब तक वो इस संकट को पार कर चुका होता। अर्जुन देव और निशा के जाने के काफी समय बाद अचानक उस स्थान पर एक छेद दिखाई दिया जहां वे थे। ईविल मून पवेलियन का जुबैर इससे उभरा। जैसे ही जुबैर हवा में खड़ा था, उसने अपने हाथ में एक क्रिस्टलीय दर्पण पकड़ा हुआ था। आईने में दिखाया गया दृश्य अर्जुन देव द्वारा 4 युवा मास्टर्स को मारने का दृश्य था। इस व्यक्ति की धारणा वास्तव में मजबूत है। अगर ये शून्य युद्ध कवच नहीं होता तो मुझे खोजा जाता। जुबैर ने आईने से दूर देखा और उस दिशा में देखा जिस दिशा में अर्जुन देव लिखा था। वो अपने आप से बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य नहीं है कि वो 4 युवा मास्टर्स को मारने में कामयाब रहा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से जीत जाएंगे। मुझे उत्तरी सागर की एक त्वरित यात्रा करनी है। 4 महान कुलों के सभी वंशज मारे गए। हाँ, यहाँ तक कि अगर आप मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं होगा। जुबैर की योजना निकटता से जुड़ी हुई थी। 4 युवा मास्टर्स सफल हुए या नहीं, अर्जुन देव पहले ही गंभीर संकट में थे। जिस क्षण से हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने एक कदम उठाने के लिए सहमत हुए, जुबैर ने सभी संभावनाओं के बारे में सोचा था और एक प्रतिवाद के साथ आया था। महल जैसे डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत पर एक स्वतंत्र और दूरस्थ आंगन था। निशा ने एक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन को पाउडर में कुचल दिया और आंगन में सावधानी से एक जटिल संरचना बनाई। अर्जुन देव ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। फिर उसने सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। निशा ने सिर उठाकर पूछा, क्या तुमने सब कुछ खरीद लिया है? एक विचार के साथ अर्जुन देव ने ब्रह्मांड की अंगूठी से दुर्लभ अयस्कों का एक बड़ा ढेर निकाला। उसने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास बहुत सी चीजें नहीं हैं। हालांकि मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था और कुछ विकल्प खरीदे। एक नज़र डालें और देखें कि क्या वे ठीक हैं। निशा के बोलने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा। उसने वस्तुओं को गठन के विभिन्न नोट्स पर रखा। सब कुछ हो जाने के बाद निशा ने एक सांस ली। फिर उसने कहा, ठीक होने के बाद मैं 10,000 मैजिक रिटर्निंग टू ओरिजिन फॉर्मेशन को सक्रिय कर सकती हूँ और कुछ मैजिक एनर्जी को संघनित करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर हम रक्त बलिदान का संचालन कर सकते हैं और उस स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम डायग्राम को पूरी तरह से समझ सकते हैं। 3 दिन पहले जब वे दोनों डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत पर वापस लौटे तो अर्जुन देव ने सभी प्रकार की सामग्री खरीदना शुरू कर दिया था। उन्होंने सभी 4 युवा मास्टर्स की संपत्ति को कम महत्वपूर्ण तरीके से बेच दिया था। उसके बाद उन्होंने 2 दिन और बिताए और अंततः आज सब कुछ तय कर लिया। 15 मिनट के बाद निशा ने आराम करना समाप्त कर लिया। उसने अर्जुन देव को गठन के केंद्र में प्रवेश करने और पालथी मारकर बैठने का कहा, 10,000 मैजिक मूल गठन में वापस लौटने की तैयारी करने के लिए। निशा के माथे पर बैंगनी रंग का निशान टिमटिमाया। एक बार फिर उसके शरीर से एक प्राचीन और महान आभा फैल गई। निशा ने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगली को झटका, जिससे 6 चिंगारियां निकलीं। चिंगारियां स्पिरिट स्टोन पाउडर से बनी लाइनों पर उतरीं। बूम! पूरी संरचना जल गई, जिससे एक चमकीला और चमकदार प्रकाश निकला। गठन के मोड्स पर सभी अयस्कों में आग लग गई। फिर वे तारों की रोशनी की 108 किरणों में बदल गए और अर्जुन देव के माथे में उड़ गए। जैसे ही तारों की किरणें अर्जुन देव की चेतना के समुद्र में प्रवेश करती हैं, अर्जुन देव की सारी मानसिक ऊर्जा उमड़ उमड़ कर जलने लगी, जो सुनहरे तरल की एक विशाल झुरमुट में बदल गई। ह्यूम! सनसनाहट! ह्यूम! अर्जुन देव के शरीर से भी सुनहरी रोशनी के हजारों तार निकले, जिससे वे एक सुनहरे आदमी में बदल गए। निशा ने जल्दी से दोनों हाथों से हैंड सील बना ली। 10,000 जादू मूल गठन में जमीन पर घूमने लगा और सभी प्रकार की रोशनी एक दूसरे से जुड़ने लगी। अर्जुन देव की आकृति धुंधली हो गई जब वे अपनी चेतना के समुद्र में सुनहरे तरल में खड़े थे। उनकी चेतना के समुद्र में सुनहरा तरल संघनित होता रहा, संघनित होता रहा, संघनित होता रहा। चूंकि सुनहरे तरल को निरंतर संपिचित किया जा रहा था, अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनकी मानसिक ऊर्जा कमजोर नहीं हुई, इसके बजाय वे मजबूत हो गई। अज्ञात समय के बाद अर्जुन देव के शरीर पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। गठन की रोशनी भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। सुनहरे तरल का वो झुरमुट अंततः एक बाल के आकार में संकुचित हो गया। फिर वे अर्जुन देव के माथे से निकल पड़ा। बालों के आकार का सुनहरा तरल चमकीली रोशनी के साथ बह रहा था, जिससे पूरा आंगन दिन के समान प्रकाशित था। सौभाग्य से ये स्थान बहुत दूर था, अन्यथा ये महत्वपूर्ण घटना अनगिनत काश्तकारों को आने और देखने के लिए आकर्षित करती। अर्जुन देव, जल्दी करो, ये तुम्हारी मैजिक एनर्जी है, ये केवल 4 सेकंड तक ही रह सकता है, निशा ने जल्दी से कहा। अर्जुन देव ने आंखें खोली और जल्दी से कहा, समझ गया। अर्जुन देव ने यह पहले ही बता दिया था कि रक्त बलिदान करने के लिए मैजिक एनर्जी के इस तार को कैसे उपयोग करना है।
कुछ कौशल का उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने अपनी तर्जनी की नोक को काट लिया। एक खून की बूंद उड़कर सुनहरी मैजिक एनर्जी में मिल गई, जिससे वे उलझ गए। 2 सांसों में 4 सेकंड बीत गए। अर्जुन देव अब और देर करने की हिम्मत नहीं करता। उसने अपनी छाती से स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम पेंटिंग निकाली और उसे लहराया, जल्दी से उसे फहरा दिया। डिंग! जैसे ही पेंटिंग फहराई गई, अर्जुन देव के खून से सनी मैजिक एनर्जी पेंटिंग की तना पर लहराई। 4 सेकंड खत्म हो गए थे। अर्जुन देव को अचानक उत्साह महसूस हुआ। जैसे ही उसने हवा में चुपचाप तैरती हुई पेंटिंग को देखा, ऐसा लगा जैसे पेंटिंग में जान आ गई हो। ये एहसास बहुत चमत्कारी था। ये किसी गुप्त खजाने की भावना से अलग था। गुप्त खजाने का केवल एक मानसिक संबंध था। हालांकि ये स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम पेंटिंग एक जादू खजाना था। इसके लिए किसी के मन और रक्त के बीच संबंध की आवश्यकता थी। ये स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम पेंटिंग पहले ही उनके शरीर का एक हिस्सा बन गया था। अर्जुन देव ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और फहराई गई स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम पेंटिंग तुरंत मंद प्रकाश की एक किरण में बदल गई और उनके सीने में प्रवेश कर गई और उनके खून के साथ मिल गई। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ लहराया। पेंटिंग तुरंत उनके हाथ में दिखाई दी। निशा ने आगे बढ़कर कहा, अर्जुन देव, ये स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम पेंटिंग अब आपका जादू खजाना है। ये गुप्त खजाने से अलग है। यदि मैजिक खजाना नष्ट हो जाता है तो आपको विभिन्न श्रेणियों की मानसिक क्षति होगी। आपके पास मैजिक एनर्जी नहीं है। एक नियमित अमर कल्टीवेटर की तुलना में आपको कई गुना अधिक मानसिक क्षति होगी। अर्जुन देव ने यह संकेत देने के लिए खड़े हो गए कि वे समझ गए हैं। वे पहले ही समझ गए थे कि मैजिक एनर्जी मानसिक ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये वैसा ही था जैसे सार को क्विंटेसेंस से मार्शल मोनार्क में बदल दिया गया था। इस प्रकार यदि मैजिक एनर्जी की एक धारा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप कई गुना मानसिक क्षति होगी। अर्जुन देव इस दुनिया के नियमों के कारण मानसिक ऊर्जा को मैजिक एनर्जी में नहीं बदल सकते। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें भविष्य में मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन देव ने स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम पेंटिंग के विभिन्न आश्चर्यों को नहीं देखा। उसने उसे दूर रख दिया और सावधानी से कहा, चलो हमें अब कोर द्वीप की ओर बढ़ना चाहिए। निशा की आंखों से कुछ झटका लगा। उसने कहा, जब से आपने 4 युवा मास्टर्स को मार दिया है तब से आप जल्दी में दिख रहे हैं। अर्जुन देव ने एक असहाय अभिव्यक्ति प्रकट की। वे फूट फूट कर मुस्कुराया। उसने कहा, मैं नहीं चाहता। ऐसी मानसिक स्थिति खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि जुबैर बहुत बड़ा खतरा है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वो 4 युवा मास्टर्स के अपनी चाल चलने के बाद मुझ पर चुपके से हमला करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। निश्चित रूप से कुछ अजीब घट रहा है। जुबैर अपनी सारी उम्मीदें 4 युवा मास्टर्स पर नहीं रखेगा। वे निश्चित रूप से जानता है कि वो हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर किस तरह का व्यक्ति है। वे सिर्फ एक पीक 90 स्ट्रोक चार्ल्स मास्टर है। निशा बहुत बुद्धिमान थी। उसने जल्दी से मामले की जड़ पकड़ ली। उसने कहा, आपको डर है कि वे उत्तरी सागर के 4 कुलीन कुलों को सूचित करेगा। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। 4 कुलीन कुल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, कभी कभी किसी को मारने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं होती है। जरूरत है बस संदेह की। मेरे लिए ये निर्धारित करना आसान नहीं है कि 4 कुलीन कबीले किस तरह के लोग हैं। इसलिए अधिक सतर्क रहना सबसे अच्छा है। चलो चलें। जब निशा ने यह सुना तो वो गहरी सोच में आ गई। उसने अपने कुछ अनुभवों को याद किया और तुरंत उसी तरह महसूस किया। पूर्वी असीम सागर के ऊपर आकाश में उत्तरी असीम सागर तक जुबैर ने अपनी पूरी ताकत से शून्य युद्ध कवच का संचालन किया। वो शून्य में प्रवेश कर गया और माक 15 पर चला गया। शून्य में हवा की बाधा के बिना एक कल्टीवेटर की गति 3 गुना हो सकती है। अगर उनके पास गुप्त खजाना होता तो उनकी गति 2 गुनी हो सकती थी। शून्य युद्ध कवच एक अवर ग्रेड गुप्त खजाना था। पूरे ईवल मून पवेलियन में केवल 3 सुपीरियर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर थे। उनमें से एक जुबैर के हाथ में था। इससे ईवल मून पवेलियन में जुबैर की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। यदि ये गुप्त खजाना पूरी शक्ति से सक्रिय होता है तो इसका उपयोग हर आधे साल में केवल एक बार किया जा सकता है। हालांकि इसे लगातार 7 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ईवल मून पवेलियन के पवेलियन मास्टर ने इसे जुबैर को अपने जीवन की रक्षा के लिए दिया था। एक बार जब वो शून्य में प्रवेश कर गया, जब तक कि एक ऋषि प्राकृतिक नियमों को नहीं बदलता, यहां तक कि एक शिखर मार्शल सम्राट भी उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। मैं पहले ही 2 दिनों के लिए उड़ान भर चुका हूं। अगले 4 घंटों में मुझे उत्तरी सागर गठबंधन के मुख्यालय तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। जुबैर ने शांति से शून्य में उड़ान के समय की गणना की। वो मुस्कुराया और कहा, अर्जुन देव, आपने मुझे शून्य युद्ध कवच का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। अगर आप मर भी जाते हैं तो भी आप खुद पर गर्व कर सकते हैं। अर्जुन देव के विशाल डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत को छोड़ने के बाद वो रात भर दौड़ा। तीसरी कक्षा के युद्ध क्षेत्र की सबसे खतरनाक जगह द्वीप कोर की ओर बढ़ रहा था।
रास्ते में अर्जुन देव ने स्कारलेट ब्लड फ्लेम डायग्राम के विभिन्न अद्भुत उपयोगों का पता लगाया। स्कारलेट ब्लड फ्लेम डायग्राम का पूर्ववर्ती वॉइड प्रोजेक्शन डायग्राम था। स्वाभाविक रूप से इसका पहला चमत्कारिक उपयोग वस्तुओं को पकड़ना था। अर्जुन देव किसी भी राक्षस को डायग्राम में पकड़ सकते थे और उन्हें फंसा सकते थे। कुछ बार इसका उपयोग करने के बाद अर्जुन देव ने पाया कि एक दुश्मन को डायग्राम में कैद करना मानसिक ऊर्जा पर बहुत कर लगाने वाला था। इसके अलावा कई सीमाएं थीं। सबसे पहले वो 500 मीटर से आगे के दुश्मन को नहीं पकड़ सकता था। दूसरा, उसे मजबूत होना था। यदि वो जिस दुश्मन को पकड़ना चाहता है वो उससे कहीं अधिक मजबूत होता तो ऐसा करना बहुत मुश्किल था। स्कारलेट ब्लड फ्लेम फ्रॉस्ट डायग्राम का दूसरा अद्भुत उपयोग निश्चित रूप से स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम था। अर्जुन देव शत्रुओं से बचाव के लिए डायग्राम में ज्वाला को बुला सकते थे। अर्जुन देव दुश्मनों से लड़ने के लिए ब्लड फ्लेम बीस्ट्स बनाने के लिए स्कारलेट ब्लड फ्लेम फ्रॉस्ट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अर्जुन देव की वर्तमान ताकत सीमित थी। ब्लड फ्लेम बीस्ट्स जिन्हें वो बुला सकते थे वे केवल मार्शल सेंट्स के जितने मजबूत थे। उनका उपयोग केवल तोप के चारे के रूप में किया जा सकता था। इसके अलावा अर्जुन देव को और भी अधिक दिलचस्पी स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम को पकड़े हुए हाथ थी। यदि उसने सही अनुमान लगाया है तो वो एक सम्राट रुद्र की भुजा होनी चाहिए। वो नहीं जानता था कि ये भुजा सम्राट रुद्र की ताकत को कितनी बाहर ला सकती है। भले ही ये केवल 10वां हिस्सा ही क्यों ना हो, अर्जुन देव के लिए ये पर्याप्त होगा कि वो जो चाहे कर लें। एक हफ्ते बाद लेवल 3 के युद्ध क्षेत्र की सबसे खतरनाक जगह द्वीप कोर की रूपरेखा अर्जुन देव की दृष्टि में दिखाई दी। द्वीप के ऊपर के बादल काली स्याही की परतों से रंगे हुए लग रहे थे। ये घुप अंधकार और मोटा था। द्वीप पर प्रकाश का कोई निशान नहीं था। ये वास्तव में अंधेरा था। मार्शल कलाकारों के बीच कोर आइलैंड का एक और नाम था, निर्वाण आइलैंड। किंवदंतियों के अनुसार जब दिव्य फीनिक्स मरने वाला था तो उसे प्रचंड लपटों की पीड़ा और एक दर्दनाक परीक्षा का अनुभव होगा। एक बार जब वे परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें परिष्कृत किया जाएगा और लपटों के भीतर पुनर्जन्म लिया जाएगा। यही कारण था कि इस द्वीप को निर्वाण द्वीप कहा जाता था। निर्वाण पुनर्जन्म। अर्जुन देव बुदबुदाया, अभी आधा साल बाकी है। मुझे आधे कदम मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ना है। अपने बाएं हाथ में चंद्रशाया तलवार को पकड़े हुए अर्जुन देव दृढ़ दृष्टि से निर्वाण द्वीप की ओर चल पड़ा। अर्जुन देव को यह पता नहीं था कि इस समय डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत पर गर्मागर्म चर्चा चल रही थी और चर्चा का केंद्र वही था। हॉल के अंदर कुछ बूढ़े लोगों ने हवा में पेश किए गए एक दृश्य को देखा। दृश्य में एक श्वेत वस्त्र वाले ब्लेड्समैन को शांत अभिव्यक्ति और लाल आंखों के साथ उत्तरी सागर के हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर को मारते हुए दिखाया गया। इसके बाद उसने श्वेत वस्त्र वाले युवा मास्टर को मारने की साजिश रची। अंत में उसने 2 के खिलाफ 1 लड़ाई लड़ी और पीले वस्त्र वाले युवा मास्टर और नीले वस्त्र वाले युवा मास्टर को मार डाला। ठीक उसी तरह उत्तरी सागर के 4 युवा मास्टर इस व्यक्ति के हाथों मर गए। उत्तरी सागर के 4 महान कुलानों में से एक का वंशज वास्तव में एक महान राष्ट्र ब्लेड्समैन के हाथों मर गया। इसके अलावा वो ब्लेड्समैन केवल 20 साल का था। दृश्य श्वेत वस्त्र वाले ब्लेड्समैन और निशा के जाने के पीछे रुक गया। जुबैर मंद मुस्कुराया और रिटर्निंग लाइट मिरल वापस ले लिया। एल्डर जयवर्धन, क्या आप मानते हैं कि हमारे पास अब सबूत हैं? हरे वस्त्र वाले युवा मास्टर के कबीले के एक बुजुर्ग ने कहा। अभिमन्यु? जयवर्धन ने थोड़ी भौएं चढ़ाईं। लेवल 3 के युद्ध क्षेत्र के प्रभारी होने के नाते उनके मन में अर्जुन देव की कोई छवि नहीं थी। आखिरकार यहाँ हजारों मार्शल कलाकार थे। उनके लिए उन सभी को याद रखना मुश्किल होगा। चूंकि जयवर्धन के मन में अर्जुन देव की कोई छवि नहीं थी, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही जयवर्धन बोलने ही वाले थे, उनके बगल में सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने जुबैर की ओर देखा और कहा, युवा नायक भाटी, ये बहुत अजीब है। चूंकि आप रिटर्निंग लाइट मिरर का उपयोग करने के पीछे थे और 4 युवा मास्टर्स को मारते हुए देख रहे थे, तो आपने उन्हें बचाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जयवर्धन के मन में अर्जुन देव की कोई छवि नहीं थी। हालांकि इस सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। जब अर्जुन देव मेडियल ग्रेड मार्शल किंग थे, तब वे पॉइंट रैंकिंग के टॉप 10 में रैंक कर सकते थे। इसलिए इस सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को यकीन था कि अर्जुन देव एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। अब जब ऐसा कुछ हुआ तो सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का पहला विचार ये था कि कुछ गड़बड़ है। जब सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने यह प्रश्न पूछा तो उत्तरी सागर के 4 कुलीन कुलानों के सभी लोगों ने जुबैर की ओर संदेह की दृष्टि से देखा। जुबैर के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। जाहिर है उसे इस सवाल की उम्मीद थी। उसने शांति से उत्तर दिया, उस समय मैंने एक कदम उठाया था। दुर्भाग्य से इस व्यक्ति की ताकत बहुत स्वर्ग विरोधी थी। 10 चालों से भी कम समय में उसने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया। असहाय, मैं केवल शून्य युद्ध कवच पर निर्भर कर शून्य में छिप सकता था। इस तरह मैं इस आपदा से बचने में कामयाब रहा। कोई भी उनकी व्याख्या में कोई दोष नहीं निकाल सकता। अगर वो कर भी सकते तो वे इसमें कोई दोष नहीं निकाल पाएंगे।
अगर वो कर भी सकते तो 4 कुलीन कुलानों के लोग ये पता लगाने को तैयार नहीं होंगे कि नोबल कुलान के वंशज मर गए हैं तो उन्हें हत्यारा खोजना होगा। इसके अलावा उन्हें उत्तरी सागर गठबंधन के 4 महान कुलानों के चेहरे की रक्षा के लिए हत्यारे को भयानक मौत मरना चाहिए। वास्तव में सत्य महत्वपूर्ण नहीं था। जब तक वे इस मामले को पूरी तरह से सुलझा सकते थे तब तक ठीक रहेगा। जुबैर और अर्जुन देव के बीच एक ईविल मून पवेलियन के पवेलियन मास्टर का पहला शिष्य था और दूसरा एक संप्रदाय के बिना एक अकेला रेंजर था। यह स्पष्ट था कि किस पर विश्वास करना है। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने जुबैर से अपनी निगाहें हटा लीं और उदासीनता से कहा, युद्ध क्षेत्र में कल्टिवेटरों का एक दूसरे को मारना आम बात है। हमारा डिवाइन ड्रैगन पैलेस हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम एक मिसाल कायम नहीं कर सकते, इसलिए हम इस व्यक्ति का पता लगाने में आपकी पॉइंट मेडल की मदद नहीं कर सकते। जयवर्धन कुछ उदास महसूस कर रहे थे। सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन देव के प्रति इतना संरक्षक क्यों था? हालांकि इस समय वे दोनों एक ही तरफ थे, इसलिए उनके लिए पूछना सुविधाजनक नहीं था। वे केवल 4 महान कुलानों के नेता अभिमन्यु को माफी मांगते हुए देख सकते थे। हम नियम नहीं तोड़ सकते। यदि दूसरे लोग जानते हैं कि हम उन्हें ट्रैक करने के लिए पॉइंट मेडल का उपयोग कर रहे हैं तो कोई भी हमारे पूर्वी सागर में अनुभविक प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नहीं आएगा। मैं आपके निजी कार्यों में हस्तक्षेप न करने में डिवाइन ड्रैगन पैलेस का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। डिवाइन ड्रैगन पैलेस इस मामले में तटस्थ रहेगा। अभिमन्यु की अभिव्यक्ति शत्रुतापूर्ण हो गई। वो खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में कहा, याद रखें तुमने क्या कहा था, तटस्थ रहें। चलिए चलते हैं। जब जयवर्धन ने 4 कुलीन कुलों के लोगों को जाते देखा तो वो सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर मुड़ा और कहा, आप उस अर्जुन देव को जानते हैं? सफेद बालों वाले बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, उस समय उस अर्जुन देव ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। उसके बाद मैंने उसकी जानकारी पर गौर किया और पाया कि उसके पास स्वर्गीय विनाश संघ उसका समर्थन कर रहा है। ये सबसे अच्छा है कि हम इस झंझट में न पड़ें। जयवर्धन ने सिर हिलाया और कहा, स्वर्गीय विनाश संघ वास्तव में एक सुपर संप्रदाय है। दुर्भाग्य से इस व्यक्ति ने बहुत अधिक परेशानी पैदा की, अन्यथा मुझे उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। स्वर्गीय विनाश संघ को कुछ चेहरा देना। इस बार 4 महान कुलों ने कुल 8 लोगों को भेजा। वे सभी मार्शल मोनार्क थे। 8 मार्शल सम्राटों के लिए एक अर्जुन देव से निपटने के लिए यह कल्पना करना आसान था कि उत्तरी सागर गठबंधन ने अर्जुन देव को कितना महत्व दिया। हॉल के बाहर अभिमन्यु ने भौएं चढ़ाई और कहा, यंग मास्टर बाई, क्या आप जानते हैं कि वो बच्चा कहाँ छिपा है? हमें उससे जल्दी से निपटना चाहिए ताकि हम वापस लौट सकें। जुबेर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। हालांकि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके अंक भयावह रूप से ऊंचे हैं। वो निश्चित रूप से वापस आएगा और वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए उनका उपयोग करेगा। आपको बस उसका इंतजार करने की जरूरत है। जब 8 मार्शल सम्राटों ने यह सुना तो उन्होंने राहत की सांस ली। भले ही वे मार्शल सम्राट थे, लेकिन विशाल समुद्र में किसी व्यक्ति की तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। इसमें बहुत समय और मेहनत लगेगी। जिन काश्तकारों ने निर्माण द्वीप पर कदम रखने का साहस किया, वे ज्यादातर ग्रेट परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क थे। गौरव समर्थ जैसे कई पीक हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क थे। अर्जुन देव की समग्र युद्ध कौशल, जिसमें उनके गुप्त खजाने भी शामिल थे, एक महान पूर्णता के आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के बराबर था। वो इस निर्वाण द्वीप पर कदम रखने के योग्य थे, हालांकि वो ज्यादा गहराई तक नहीं जा सका। जब अर्जुन देव के पैर समुद्र की सतह को छूते थे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके अंग अकड़ गए हैं। उनकी चेतना के समुद्र में मानसिक ऊर्जा ने भी एक मजबूत दबाव महसूस किया। कितना मजबूत मानसिक दबाव है! कोई आश्चर्य नहीं कि गौरव समर्थ ने अपनी चेतना के समुद्र को खोलने के लिए इस जगह को चुना। इतने मजबूत दबाव के साथ बाहर की तुलना में यहां चेतना के समुद्र को खोलना बहुत आसान होगा। अर्जुन देव ने थोड़ा इधर उधर घूमा, जिससे उनके अंग, रक्त और शरीर निर्वाण द्वीप के वातावरण के आदी हो गए। निर्वाण द्वीप अंधकारमय था। वातावरण बहुत जटिल था। झाड़ियां थीं, चट्टानें थीं और बाकी सब कुछ अस्त व्यस्त था। इसका कोई पैटर्न नहीं था। 2000 मीटर की दूरी पर एक शिखर सुपीरियर ग्रेड फायर डेमन है। इसने आपको महसूस किया और आपकी ओर बढ़ रहा है। अर्जुन देव के बगल में मौजूद निशा अंधेरी रात में अपनी बैंगनी आंखों से बहुत दूर तक देख सकती थी। इस जगह पर मानसिक ऊर्जा दबा दी गई थी। निशा की आंखें अर्जुन देव की आध्यात्मिक इंद्रियों से अधिक उपयोगी थीं। अर्जुन देव ने हिलना बंद कर दिया और उनका खून बह गया। उन्होंने कुछ प्रत्याशा के साथ कहा, एक शिखर सुपीरियर ग्रेड फायर डेमन। आइए देखते हैं कि निर्वाण द्वीप पर अपनी पहली लड़ाई में मुझे किस तरह के प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करना पड़ेगा। कुछ सांसों के बाद अर्जुन देव ने उस शिखर सुपीरियर ग्रेड फायर डेमन को भी देखा। उसके सिर पर आग की लौ अंधेरे में भूत की आग की तरह भयानक लग रही थी। अर्जुन देव ने अपने दाहिने हाथ से उसकी कृपाण की मूठ पकड़ ली। उसकी लड़ने की भावना बढ़ गई और उसका सार बढ़ गया। हवा ना होने के बावजूद उसके कपड़े फड़फड़ाते रहे। उसके चारों ओर एक बढ़ती हुई ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसकी आभा लगातार बढ़ती रही।
एक शिखर सुपीरियर ग्रेट फायर डेमन एक ग्रेट परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क जितना मजबूत था। केवल एक चीज की कमी थी कि वो मनुष्यों की तरह सभी प्रकार की मार्शल तकनीक और खेती तकनीक नहीं सीख सकता था। निम्न श्रेणी के राक्षसों के रूप में वे लड़ने के लिए केवल अपनी जन्मजात तकनीकों पर ही निर्भर कर सकते थे। इससे अर्जुन देव को इसे मारने का अवसर मिला। बूम! अंधेरी रात में 3 विशाल आग के गोले 3 चापों में उड़ते हुए अर्जुन देव की ओर बढ़ रहे थे। उस शिखर सुपीरियर ग्रेट फायर डेमन ने आक्रमण करने की पहल की थी। आग के गोले की गति बेहद तेज थी। यह ध्वनि की गति से 3.5 गुना तक पहुंच गया। अर्जुन देव ने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया और चौड़े कदमों से आगे बढ़े। बैंग! बाएं और दाएं आग के गोले आपस में टकराए, जिससे अर्जुन देव द्वारा छोड़ी गई छवि चकनाचूर हो गई। 10 मीटर चौड़ा एक गहरा गड्ढा तुरंत जमीन में दिखाई दिया। काटो! अर्जुन देव ने चंद्र छाया सेबर को खींचा और अंधेरी रात में लाल रंग की बिजली की तरह चले। उन्होंने पूरी शक्ति से संघार की स्थिति को निकाला और अपने ऊपर आग के गोले को आधे में विभाजित कर दिया। रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तन! अर्जुन देव चिल्लाए और उनकी आकृति डगमगा गई। वो 9 में विभाजित हो गए, हत्या के इरादे को हवा में छिपा दिया और 9 ठंडी हवाओं में बदल गए जो उड़ गईं। जब ठंडी हवा चली तो हवा जो संघार की स्थिति से जम गई थी तुरंत खुशी से बहने लगी। शिखर अग्निदेव ने तिरछी निगाह डाली। वो इस कदम की ताकत को जानता था। अर्जुन देव के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। जैसे ही शॉक वेव बढ़ी, इसने तुरंत पीक फायर डेमन को हवा में उछाल दिया। जैसे ही अग्निदेव हवा में उड़ा, अर्जुन देव की 9 आकृतियां उसके पैरों के नीचे वापस मिल गईं। हवा में भरे संघार का इरादा, जो एक पल के लिए गायब हो गया था, अचानक फट पड़ा और शॉक वेव ने अनगिनत चट्टानों को पीसकर पाउडर बना दिया। ये कृपाण हमला मिस हो गया था। कितना बुद्धिमान अग्निदेव है! अप्रत्याशित रूप से ये जानता था कि अचानक अपनी गति बढ़ाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग कैसे किया जाता है। अर्जुन देव का हमला मिस हो जाने के बाद उन्होंने जल्दी से स्थिति का फायदा उठाया और हवा में अग्निदेव का पीछा किया। फायर डेमन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका स्वाभाविक रूप से करीब आना और एक कृपाण से उसे मारना था। बेशक ये मानना था कि कोई भी फायर डेमन तक जीवित पहुंच सकता है। बैंग! 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 हवा में अग्निदेव लगातार लंबा होता गया। उसने अपने हाथों को कुशलता से हिलाया, मशीन गन की तरह अर्जुन देव पर विशाल आग के गोले भेजे। प्रत्येक आग के गोले के बीच का अंतराल 2 सेकंड से अधिक नहीं था। दूर से देखने पर आग के गोले ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अग्नि सांप अर्जुन देव को काट रहा हो। ठोस क्रिस्टलीय कृपाण प्रकाश लगातार टिमटिमा रहा था। जैसे जैसे अर्जुन देव उन पर उड़ते हुए आग के गोलों को आधा काटते गए, फिर उन्होंने शांति से अपने और अग्निदेव के बीच की दूरी की गणना की। 1 और 100 Fox मीटर, Spirit, I 90 summon मीटर, you. 80 मीटर। Friends, join मैं me. वहां हूं। I am here, नीला Master. ड्रैगन पूंछ का We are कोड़ा। with you. हू ची! अचानक अर्जुन देव का शरीर एक विशाल अजगर की पूंछ की तरह एक चाप में चला गया। जैसे ही अर्जुन देव सामने अग्निदेव के पास पहुंचे, एक तेज हवा चली। शिखर अग्निदेव का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। जाहिर है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव के पास ऐसी अजीब गतिविधि तकनीक होगी। काक का! कृपाण की रोशनी चमक उठी। शिखर अग्निदेव की भयभीत आंखों के सामने अर्जुन देव ने उसे कमर से आधा काट दिया। अग्निदेव की छाती से डेमन कोर को निकालने के बाद अर्जुन देव धीरे धीरे जमीन पर उतरे। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और इस अग्निदेव द्वारा उसे दिए गए हत्या के इरादे को पचाने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने फिर से अपनी आंखें खोलीं। उनकी निगाहें स्पष्ट थीं और हत्या का इरादा पूरी तरह से गायब हो गया था। एक शिखर ब्लड डेमन का हत्या का इरादा वास्तव में मजबूत है। इस प्रकार का परीक्षण मुझे संघार की स्थिति को पूरी तरह से समझने की अनुमति देता है। निर्वाण द्वीप, मैं निश्चित रूप से इस निर्वाण द्वीप पर राख से उठूंगा। बाद के दिनों में निशा ने अर्जुन देव की आंखों के रूप में कार्य किया, जिससे उसे राक्षसों का पहले से पता लगाने और उन्हें मारने या न करने का निर्णय करने से पहले उनकी शक्ति का निर्धारण करने में मदद मिली। अर्जुन देव अपनी सीमाओं को जानता था। वो द्वीप के केंद्र में गहराई तक नहीं गया, केवल परिधि में कुछ शिखर राक्षसों को मारा। समय धीरे धीरे बीत गया। इस द्वीप पर जहां कोई दिन या रात नहीं थी, अर्जुन देव ने खेती की, हत्या की और वध किया। प्रत्येक दिन उसने नीरस और नीरस जीवन को दोहराया। इसी तरह 5 महीने एक झटके में बीत गए। इस दौरान लाल चांद 3 बार दिखाई दिया। निर्वाण द्वीप पर सभी उच्च श्रेणी के राक्षस पागल हो गए। द्वीप के केंद्र में डिवाइन ड्रैगन पैलेस के कुलीन शिष्य और हर जगह से शिखर पीक हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों ने राक्षसों के साथ एक कड़ी लड़ाई लड़ी। चौकी द्वीपों पर लड़ाई तुलना में फीकी थी। पहली बार अर्जुन देव को स्पष्ट रूप से समझ में आया कि यही पूरे युद्ध क्षेत्र का मूल है। इस समय राक्षस डिवाइन ड्रैगन पैलेस के शिविर पर आक्रमण करने के लिए मुख्य क्षेत्र में इकट्ठा होंगे। इससे अर्जुन देव को बड़ी संख्या में राक्षसों द्वारा खोजे जाने के बिना छिपने का अवसर मिला। इसलिए हर बार जब ब्लड मून आकाश में उठता था तो अर्जुन देव इन पीक हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों की लड़ाई को देखता था। वहां से वो सभी प्रकार की मार्शल टेक्निक सीखता और बहुत लाभ उठाता।
अर्जुन देव को और भी खुशी इस बात की थी कि उन्होंने गौरव समर्थ को पीक हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों के ग्रुप में देखा। इस वरिष्ठ की खेती पहले की तुलना में बहुत अधिक परिष्कृत हो गई थी। वो मार्शल बनने के एक कदम और करीब था। इस दिन अर्जुन देव ने एक ही बार में 5 शीर्ष स्तरीय अग्निदेवों को लुभाया और उन्होंने एक ही समय में इन अग्निदेवों के जीवन को समाप्त करने के लिए केवल 10 चालें चलाईं। बड़ी संख्या में लाल चमकते गोले अर्जुन देव के माथे की ओर बढ़े। हत्या का सुख उसके पूरे शरीर में भर गया, लेकिन अर्जुन देव का हृदय शांत था और उसकी इच्छा में डूबने का कोई संकेत नहीं था। अब अर्जुन देव चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते थे। हत्या की उनकी समझ और अधिक कुशल हो गई थी। वो जानते थे कि अपने दिल में मारने की इच्छा को कैसे मार्गदर्शित करना है। अर्जुन देव ने कुशलता से राक्षसों से डेमन कोर निकाला। फिर उसने शांति से पूछा, निशा, हम कितने समय से द्वीप पर हैं? 5 महीने और 16 दिन। क्यों? अर्जुन देव बुदबुदाए, चलो चलते हैं, ये वापस लौटने का समय हो गया है। अर्जुन देव के साधना पथ में उतार चढ़ाव आए। लगभग आधे साल तक लड़ने के बाद वो अपने शरीर की सीमा तक पहुंच गया था। वो अभी जवान था और उसे द्वीप के मुख्य क्षेत्र में उन चरम मार्शल सम्राटों की तरह अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास ज्यादा जीवन काल नहीं बचा था। शायद ये उनके मार्शल मोनार्क के आगे बढ़ने का आखिरी मौका था। उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी थी। भविष्य में बहुत से अवसर आएंगे। वे यहां अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। ये बहुत बड़ा अफसोस होगा। जब अर्जुन देव द्वीप से बाहर निकले और लाल समुद्र पर कदम रखा तो उन्होंने अचानक महसूस किया कि उनका पूरा शरीर शिथिल है। उनका पूरा शरीर बहुत सहज महसूस कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव को इसके पीछे का कारण समझ में आ गया। लंबे समय तक द्वीप के मानसिक दबाव में रहने के बाद मानसिक दबाव काफी कम हो गया था। ये अजीब होगा अगर वो आराम महसूस नहीं करता। मूल रूप से गहरे लाल रंग का समुद्र अब अर्जुन देव की आंखों में बहुत चमकीला लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखों को लंबे समय तक अंधेरे में रहने से फायदा हुआ है। जब अर्जुन देव ने नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि लाल रंग के समुद्र में अर्जुन देव का प्रतिबिंब बहुत पुराना लग रहा था। हत्या और अनुभवात्मक प्रशिक्षण के आधे साल के बाद उसके चेहरे पर सारी कोमलता दूर हो गई थी। अर्जुन देव ने जब खुद को पानी में देखा तो उनके दिल की धड़कन रुक गई। उसने लंबे समय से खुद को गंभीरता से नहीं देखा था। जब उसने खुद को गंभीरता से देखा तो उसे अचानक पता चला कि वो इतना बड़ा हो गया है। अर्जुन देव ने धीरे से बुदबुदाया, 4 साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही 4 साल बीत जाएंगे। अर्जुन देव को इस दुनिया में 4 साल हो चुके थे। 4 साल पहले वो नहीं जानता था कि क्या उसने कल्पना की होगी कि आज उसके पास ऐसी उपलब्धियां होंगी। 4 साल से आपका क्या मतलब है? बगल में मौजूद निशा ने पूछा। उसे अजीब लगा। अर्जुन देव ने निशा के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर उठाया और आगे देखा। उसकी टकटकी दूर तक देखने में सक्षम लग रही थी। उन्होंने कहा, कोई आ रहा है। निशा ने सिर उठाकर देखा। दरअसल उसकी दृष्टि की सीमा पर बहादुर रॉयल ब्लड हॉर्स की सवारी करने वाले 9 लोगों की एक छोटी टीम थी। स्पष्ट रूप से उनका गंतव्य अर्जुन देव के पीछे निर्वाण द्वीप था। इन 9 लोगों की आभा बहुत मजबूत थी। वे सभी छोटे परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क थे। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक छोटी स्मॉल परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क था। इस व्यक्ति ने नीले वस्त्र पहने हुए थे और एक सुंदर और सुशील उपस्थिति थी। उसकी टकटकी तलवार की तरह तेज थी। वो हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर के समान दिखता था। तुम दोनों वहीं रुको। दोनों के पास से गुजरते हुए नेता अचानक चिल्लाया। उस व्यक्ति का लहजा बहुत अत्याचारी था। अर्जुन देव ने अप्रसन्नता महसूस करते हुए थोड़ी भौहें चढ़ा ली। रॉयल ब्लड हॉर्स पानी पर यात्रा कर सकते थे और बहुत तेज थे। वे बहुत महंगे थे और केवल असीम समुद्र में ही पाए जा सकते थे। इसके अलावा उनके लिए कोई बाजार नहीं था। उन्हें खरीदना बहुत मुश्किल था। इन 9 लोगों के पास एक एक घोड़ा था। उनकी उत्पत्ति निश्चित रूप से सरल नहीं थी। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और फिर मुड़कर पूछा, क्या बात है? नीले रंग में कल्टीवेटर मंद मंद मुस्कुराया और निशा की ओर देखा जो अर्जुन देव के बगल में थी। उन्होंने कहा, अपनी महिला से मेरे देखने के लिए अपना घूंघट हटाने के लिए कहें। अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ ली और कुछ नहीं बोला। उसने केवल अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा। बव्वा, इतना अव्यवहारिक मत बनो। क्या तुम जानते हो कि मेरे यंग मास्टर किस तरह के व्यक्ति हैं? मेरे यंग मास्टर बस एक नज़र डालना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे। यदि मेरे यंग मास्टर आपको पसंद करते हैं तो आप एक उल्कापिंड वृद्धि करने में सक्षम होंगे। नीले रंग के कल्टीवेटर के पीछे मध्यम वर्गीय कृषकों ने कहा। जब निशा ने देखा कि अर्जुन देव इसे महसूस नहीं कर रहा है तो उसने थोड़ा सिर हिलाया। वो समझ गई कि अर्जुन देव का क्या मतलब है। निशा के माथे पर बैंगनी रंग का निशान चमक रहा था। उसकी आंखों ने गुलाबी रोशनी के तार छोड़े। रॉयल ब्लड हॉर्स पर सवार 9 लोगों को तुरंत चौंधियाहट महसूस हुआ। जैसे ही वे मतिभ्रम में प्रवेश करते उनका खून उबलने लगा। का लूनर शैडो कृपाण को बिजली की गति से खींचा गया। फिर अर्जुन देव की आकृति डगमगाई और 9 आफ्टर इमेज में बदल गई। उसने क्लिंग्यून पीक की गुप्त तकनीक क्लियर विंड चॉप को अंजाम दिया, जो हल्की हवा में एक असीम हत्या के इरादे को छिपाता है। नीले कपड़ों में कल्टीवेटर ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया की। उन्होंने मतिभ्रम से जागने के लिए केवल आधा सेकंड उपयोग किया।
उन्होंने अपने घोड़े की पीठ पर थप्पड़ मारा और उनकी गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। एक पल में उन्होंने 500 मीटर से अधिक की उड़ान भरी। हालांकि एक क्लोन फिर भी उसकी छाती पर एक खूनी घाव छोड़ने में कामयाब रहा। घाव में बिजली टिमटिमा रही थी और कृपाण का इरादा बढ़ गया था। कृपाण क्यूई उसकी छाती में बेतहाशा बढ़ गई, जिससे नीले कपड़ों में कल्टीवेटर को बहुत दर्द हुआ। अन्य 9 लोग केवल निशा की आकर्षण तकनीक के बाद 1 सेकंड के बाद जागे। जैसे ही वे एक कदम उठाने वाले थे, उन्होंने पाया कि उन पर ठंडी हवा बह रही है। अचानक एक कृपाण प्रकाश दिखाई दिया और एक बढ़ता हुआ हत्या का इरादा फूट पड़ा। वो हत्या का इरादा असीम था, जैसे बढ़ती हुई बाढ़ या उफनता हुआ समुद्र। उनमें से कुछ ने पहले कभी इतने बड़े हत्या के इरादे को महसूस नहीं किया था। उस पल वे अपने शरीर को चलाने की क्षमता खो देते। इससे पहले कि वे अपने हाथ में हथियार निकाल पाते, उनकी गर्दन से खून की एक धारा निकली और उनका सिर हवा में उड़ गया। अर्जुन देव के लिए 1 सेकंड में कई काम करने के लिए पर्याप्त था। जब हवा में नीले कपड़ों में कल्टीवेटर ने अर्जुन देव का बढ़ता हुआ हत्या का इरादा और भयानक शक्ति महसूस की, तो वे अविश्वसनीय रूप से चौंक गए थे। इससे भी अधिक वे उम्मीद नहीं करते थे कि अर्जुन देव इतने निर्णायक होंगे, बिना एक शब्द बोले उन्हें मार डालेंगे। तुम निर्दयी हो। यदि तुम में हिम्मत है तो डिवाइन ड्रैगन वॉरशिप पर ना लौटो। मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि तुम असीम समुद्र को कभी ना छोड़ सकोगे। बैंग! 9 आकृतियां वापस एक में मिल गई। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण मयान में डाली और नीले कपड़ों में कल्टीवेटर को दूर से गायब होते देखा और उसने पीछा नहीं किया। क्या हमें पीछा करना चाहिए? निशा ने पूछा। अर्जुन देव ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। वो केवल एक अमीर परिवार का एक बच्चलन बेटा है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्ष की पहली छमाही में निर्वाण द्वीप पर खेती करने के बाद अर्जुन देव की खेती पहले से ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के शिखर तक पहुंच गई थी। उसे आधा पदम मार्शल मोनार्क तोड़ने के लिए केवल 6 और स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स की आवश्यकता थी। अर्जुन देव ने बहुत पहले ही अपनी चेतना का सागर खोल लिया था। एक बार जब वो आधा पदम मार्शल किंग बन गया तो उसे मार्शल मोनार्क के नीचे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्जुन देव को एक अमीर परिवार के ऐसे लालची व्यभिचारी पुत्र से डर नहीं था। वो अपनी खेती को बढ़ाने के लिए चमत्कारी औषधीय पल्लियों और प्राकृतिक खजानों का उपयोग कर सकता था, लेकिन बिना तड़पने के उसका क्या फायदा। वे दोनों एक एक रॉयल ब्लड हॉर्स पर सवार हुए और आगे बढ़े। रॉयल ब्लड हॉर्स एक कल्टीवेटर जितना तेज नहीं था, लेकिन इसमें बहुत सहनशक्ति थी। बिना आराम किए ये दिन रात यात्रा कर सकता था। ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए बहुत उपयुक्त था। दोनों ने दिन रात यात्रा की। 4 दिनों के बाद 3 चौकी टापून की आंखों के सामने आ गए। ये जगह पहले से ही युद्ध के किनारे पर थी। कई कल्टीवेटर आते जाते रहते थे। अर्जुन देव और निशा जो रॉयल ब्लड हॉर्स पर सवार थे, समुद्र की सतह पर चलने वाले कई कल्टीवेटरों से अलग थे। उन्होंने कई निगाहों को आकर्षित किया। ये विशेष रूप से निशा के लिए था। हालांकि उसने एक फर कोट और एक घूंघट पहना था, उसकी उत्कृष्ट आकृति, उसकी बाहरी निगाहें और उसकी स्वाभाविक मोहक आभा ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो एक नज़र में सुंदर थी। घूंघट ने निशा की आभा में एक रहस्य की भावना जोड़ी। हर कोई जानना चाहता था कि जब वो घूंघट हटाती है तो कैसी दिखती है। शिव! अचानक चौकी के टापुओं से 4 आकृतियां उड़ी। इन 4 लोगों ने 4 रंगों के वस्त्र पहने हुए थे, हरा, पीला, सफेद और नीला। वे सभी उत्तर सागर के 4 युवा मास्टरों के समान थे। वे सभी पीक स्मॉल परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क थे। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक चोटी स्मॉल परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क था। इस व्यक्ति ने नीले वस्त्र पहने हुए थे और एक सुंदर और सुशील उपस्थिति थी। उसकी टकटकी तलवार की तरह तेज थी। वो हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर के समान दिखता था। तुम दोनों वहीं रुको। दोनों के पास से गुजरते हुए नेता अचानक चिल्लाया। उस व्यक्ति का लहजा बहुत अत्याचारी था। अर्जुन देव ने अप्रसन्नता महसूस करते हुए थोड़ी भौहें चढ़ा लीं। रॉयल ब्लड हॉर्स पानी पर यात्रा कर सकते थे और बहुत तेज थे। वे बहुत महंगे थे और केवल असीम समुद्र में ही पाए जा सकते थे। इसके अलावा उनके लिए कोई बाजार नहीं था। उन्हें खरीदना बहुत मुश्किल था। इन 9 लोगों के पास एक एक घोड़ा था। उनकी उत्पत्ति निश्चित रूप से सरल नहीं थी। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और फिर मुड़कर पूछा, क्या बात है? नीले रंग में कल्टीवेटर मन मन मुस्कुराया और निशा की ओर देखा जो अर्जुन देव के बगल में थी। उन्होंने कहा, अपनी महिला से मेरे देखने के लिए अपना घूंघट हटाने के लिए कहें। अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ ली और कुछ नहीं बोला। उसने केवल अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा। बव्वा, इतना अव्यवहारिक मत बनो। क्या तुम जानते हो कि मेरे यंग मास्टर किस तरह के व्यक्ति हैं? मेरे यंग मास्टर बस एक नज़र डालना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे। यानी मेरे यंग मास्टर आपको पसंद करते हैं तो आप एक उल्का पिंड वृद्धि करने में सक्षम होंगे। नीले रंग के कल्टीवेटर के पीछे मध्यम वर्गीय कस्तकों ने कहा। जब निशा ने देखा कि अर्जुन देव इसे महसूस नहीं कर रहा है तो उसने थोड़ा सिर हिलाया। वो समझ गई कि अर्जुन देव का क्या मतलब है। निशा के माथे पर बैंगनी रंग का निशान चमक रहा था। उसकी आंखों ने गुलाबी रोशनी के तार छोड़े। रॉयल ब्लड हॉर्स पर सवार 9 लोगों को तुरंत चौंधियाहट महसूस हुआ। जैसे ही वे मतिभ्रम में प्रवेश करते उनका खून उबलने लगा। का लूनर शैडो कृपाण को बिजली की गति से खींचा गया। फिर अर्जुन देव की आकृति डगमगाई और 9 आफ्टर इमेज में बदल गई। उसने क्लिंग्यून पीक की गुप्त तकनीक क्लियर विंड चॉप को अंजाम दिया, जो हल्की हवा में एक असीम हत्या के इरादे को छिपाता है। नीले कपड़ों में कल्टीवेटर ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया की। उन्होंने मतिभ्रम से जागने के लिए केवल आधा सेकंड उपयोग किया।
उन्होंने अपने घोड़े की पीठ पर थप्पड़ मारा और उनकी गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। एक पल में उन्होंने 500 मीटर से अधिक की उड़ान भरी। हालांकि एक क्लोन फिर भी उसकी छाती पर एक खूनी घाव छोड़ने में कामयाब रहा। घाव में बिजली टिमटिमा रही थी और कृपाण का इरादा बढ़ गया था। कृपाण क्यूई उसकी छाती में बेतहाशा बढ़ गई, जिससे नीले कपड़ों में कल्टीवेटर को बहुत दर्द हुआ। अन्य 9 लोग केवल निशा की आकर्षण तकनीक के बाद 1 सेकंड के बाद जागे। जैसे ही वे एक कदम उठाने वाले थे, उन्होंने पाया कि उन पर ठंडी हवा बह रही है। अचानक एक कृपाण प्रकाश दिखाई दिया और एक बढ़ता हुआ हत्या का इरादा फूट पड़ा। वो हत्या का इरादा असीम था, जैसे बढ़ती हुई बाढ़ या उफनता हुआ समुद्र। उनमें से कुछ ने पहले कभी इतने बड़े हत्या के इरादे को महसूस नहीं किया था। उस पल वे अपने शरीर को चलाने की क्षमता खो देते। इससे पहले कि वे अपने हाथ में हथियार निकाल पाते, उनकी गर्दन से खून की एक धारा निकली और उनका सिर हवा में उड़ गया। अर्जुन देव के लिए 1 सेकंड में कई काम करने के लिए पर्याप्त था। जब हवा में नीले कपड़ों में कल्टीवेटर ने अर्जुन देव का बढ़ता हुआ हत्या का इरादा और भयानक शक्ति महसूस की, तो वे अविश्वसनीय रूप से चौंक गए थे। इससे भी अधिक वे उम्मीद नहीं करते थे कि अर्जुन देव इतने निर्णायक होंगे। बिना एक शब्द बोले उन्हें मार डालेंगे। तुम निर्दयी हो। यदि तुम में हिम्मत है तो डिवाइन ड्रैगन वॉरशिप पर ना लौटो। मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि तुम असीम समुद्र को कभी ना छोड़ सकोगे। बैंग। 9 आकृतियां वापस एक में मिल गई। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण मयान में डाली और नीले कपड़ों में कल्टीवेटर को दूर से गायब होते देखा और उसने पीछा नहीं किया। क्या हमें पीछा करना चाहिए? निशा ने पूछा। अर्जुन देव ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। वो केवल एक अमीर परिवार का एक बच्चलन बेटा है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्ष की पहली छमाही में निर्वाण द्वीप पर खेती करने के बाद अर्जुन देव की खेती पहले से ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के शिखर तक पहुंच गई थी। उसे आधा पदम मार्शल मोनार्क तोड़ने के लिए केवल 6 और स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स की आवश्यकता थी। अर्जुन देव ने बहुत पहले ही अपनी चेतना का सागर खोल लिया था। एक बार जब वो आधा पदम मार्शल किंग बन गया तो उसे मार्शल मोनार्क के नीचे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्जुन देव को एक अमीर परिवार के ऐसे लालची व्यभिचारी पुत्र से डर नहीं था। वो अपनी खेती को बढ़ाने के लिए चमत्कारी औषधीय पल्लियों और प्राकृतिक खजानों का उपयोग कर सकता था, लेकिन बिना तड़पने के उसका क्या फायदा। वे दोनों एक रॉयल ब्लड हॉर्स पर सवार हुए और आगे बढ़े। रॉयल ब्लड हॉर्स एक कल्टीवेटर जितना तेज नहीं था, लेकिन इसमें बहुत सहन शक्ति थी। बिना आराम किए ये दिन रात यात्रा कर सकता था। ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए बहुत उपयुक्त था। दोनों ने दिन रात यात्रा की। 4 दिनों के बाद 3 चौकी टापून की आंखों के सामने आ गए। ये जगह पहले से ही युद्ध के किनारे पर थी। कई कल्टीवेटर आते जाते रहते थे। अर्जुन देव और निशा, जो रॉयल ब्लड हॉर्स पर सवार थे, समुद्र की सतह पर चलने वाले कई कल्टीवेटरों से अलग थे। उन्होंने कई निगाहों को आकर्षित किया। अर्जुन देव को इन 4 लोगों से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी लूनर शैडो कृपाण खींची और घोड़े की पीठ पर रहते हुए अपनी सबसे मजबूत चाल को अंजाम दिया। वो कोई स्वर्ग को स्थानांतरित करता है। अर्जुन देव के कृपाण इरादे के मार्गदर्शन में आकाश में घुप काले राक्षसी बादलों में लाल रंग की बिजली की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी, तेजी से एक साथ इकट्ठा हो रही थी। आकाश में 1 किलोमीटर की दूरी पर गरज के बादल ने एक लाल रंग का वो कोई पेड़ बनाया। पेड़ तेजी से बढ़ा। आसपास के वातावरण में बिजली के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा को बेतहाशा अवशोषित कर रहा था। जल्द ही पत्ते पनप उठे और दिव्य वृक्षों की एक पंक्ति ने आकाश को ढक लिया। दिव्य वो कोई वृक्ष कई 100 मीटर लंबा हो गया। क्लैंग 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 क्लैंग। जब दिव्य वो कोई वृक्ष पूरी तरह से बन गया तो उपस्थित सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश हिल रहा है। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। उन चारों को अचानक पता चला कि चाहे वे कैसे भी चले जाएं, वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते। एक पल के लिए वे चरम पर घबरा गए। क्या चल रहा है? ये किस प्रकार का मार्शल कौशल है? लाल रंग का दिव्य वो कोई वृक्ष आकाश से उतरा और तुरंत उन हत्या की चालों को चकनाचूर कर दिया जिन्हें चारों ने अभी अभी अंजाम दिया था। हर जगह हर तरह की रोशनी और सार उड़ गए। ये कदम अपरिहार्य था। जब अर्जुन देव केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग थे, तब उन्होंने इस कदम का इस्तेमाल सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग जितेश को हराने के लिए किया था। अब उसकी साधना और वध का इरादा 2 गुना से अधिक हो गया था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। यहां तक कि एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट भी आमने सामने भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये चारों अपनी खेती बढ़ाने के लिए औषधीय गोलियों पर निर्भर थे। वे इसे कैसे रोक सकते हैं? बैंग। एक पल में लाल रंग के दिव्य वो कोई टी ने चारों के सार अवरोध को कुचल दिया। उन सभी ने एक कौर खून की उल्टी की और लाल रंग के समुद्र में गिर गए, फिर से उठने में असमर्थ थे। चारों को एक चाल में हराने के बाद अर्जुन देव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी कृपाण मयान की और रॉयल ब्लड हॉर्स पर सवार होकर बढ़ते लाल रंग के समुद्र पर दिव्य ड्रैगन युद्धपोत पर पहुंचा। अरे नहीं, ये व्यक्ति कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा।
उन्होंने नॉर्दर्न सी के 4 यंग मास्टर्स को एक चाल में मार दिया। वे पहले से ही समर केतु के समान हैं। वास्तव में मैंने इस व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना कि वो पॉइंट रैंकिंग के शीर्ष 10 में है। इस आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसने बहुत ही अत्याचारी भावना दी। वे समर केतु से भी अधिक अत्याचारी है। जब बगल के लोगों ने अर्जुन देव को जाते देखा तो उनका सदमा अवर्णनीय था। ये कल्पना करना कठिन था कि गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र में समर केतु के समान स्तर पर एक युवा था। डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत पर अर्जुन देव निशा को एक्सचेंज रूम में ले आए। वे पहले से ही लंबे समय से पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग में फंस गया था और उसे तोड़ने के लिए स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स की तत्काल आवश्यकता थी। जैसे ही अर्जुन देव ने हॉल में प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ डरपोक निगाहें उनकी ओर निर्देशित हैं। कुछ झलकियों के बाद अर्जुन देव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। पॉइंट रैंकिंग में अभी भी बहुत भीड़ थी। अर्जुन देव ने लापरवाही से रैंकिंग पर नजर डाली। समर केतु अभी भी पहले स्थान पर था। जुबैर को चौथे स्थान पर धकेल दिया गया था। दूसरे और तीसरे स्थान पर पश्चिमी सागर के 7 घुड़सवारों और दक्षिणी सागर के 4 नायकों के नेताओं का कब्जा था। जहां तक अर्जुन देव की अपनी रैंकिंग की बात थी, उन्होंने 50वां स्थान भी नहीं देखा, इसलिए वे इसे देखने के लिए परेशान नहीं हो सकते थे। निर्वाण द्वीप पर राक्षसों की ताकत बाहर के राक्षसों की तुलना में नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार यह समझ में आता था कि अर्जुन देव के अंक धीमी गति से बढ़े। हालांकि उन्हें जो लाभ प्राप्त हुए वे बहुत अधिक थे। निसंदेह मजबूत के साथ लड़ाई से उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ वे लोगों की तुलना में अतुलनीय था। यहां मेरा इंतजार करो, मैं एक्सचेंज रूम में जा रहा हूं। अर्जुन देव ने निशा को निर्देश दिया, जो उसके बगल में थी। 15 मिनट तक कतार में लगने के बाद अर्जुन देव दूसरी बार एक्सचेंज रूम में दाखिल हुए। जब सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन देव को देखा तो उनकी शांत अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उनकी आंखों में सदमा दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपनी शांति प्राप्त कर ली। अर्जुन देव ने अपना जेड पेंडेंट निकाला और सीधे मुद्दे पर आ गए। 8000 अंक 6 स्पिरिट गैदरिंग मोतियों के आदान प्रदान में मेरी मदद करें। शेष 2000 के लिए मुझे उन्हें सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए बदलने में मदद करें। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने जेड पेंडेंट प्राप्त किया और उसे देखा। वास्तव में 8000 अंक थे। फिर उसने जेड पेंडेंट दिया और मुस्कुराया। छोटे दोस्त, आप निराश हो सकते हैं। स्पिरिट गैदरिंग मोतियों का आदान प्रदान पहले से ही किया जा चुका है। अर्जुन देव ने भौएं चढ़ाईं और पूछा, क्यों? सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, डिवाइन ड्रैगन पैलेस में केवल एक मार्शल ऋषि है। उनके पास आत्मा गैदरिंग मोतियों को परिष्कृत करने का इतना समय कैसे हो सकता है? वे 1 वर्ष में केवल 100 को ही परिष्कृत कर सकते हैं। वास्तव में ये ऐसा ही था। रिफाइनिंग स्पिरिट गैदरिंग मोती एक मार्शल ऋषि के जीवन की साधना को समाप्त कर देगा। निश्चित रूप से इस बात की एक सीमा होगी कि वे कितने स्पिरिट गैदरिंग मोतियों को परिष्कृत कर सकता है। अर्जुन देव निराश हुए बिना नहीं रह सका। स्पिरिट गैदरिंग मोतियों के बिना उसे अपनी बाधा को तोड़ने के लिए और आधे साल की आवश्यकता हो सकती थी। अगर वे बदकिस्मत था तो इसमें और भी अधिक समय लग सकता था। हालांकि मैं आपकी मदद के लिए 6 के लिए विनिमय कर सकता हूं। अपने 8000 अंकों का उपयोग करें। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने विषय बदला और 6 लोअर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती निकाले। अर्जुन देव को स्पिरिट गैदरिंग मोती लेने की जल्दी नहीं थी। वे कुछ देर तक खुद से बड़बड़ाते रहे, फिर पूछने से पहले आगे बढ़ा, वरिष्ठ, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? सफेद बालों वाले व्यक्ति ने स्पिरिट गैदरिंग मोती सौंप दिए और मुस्कुराया। हाँ, क्या आप डरते हैं कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा? आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने नॉर्दर्न सी के 4 यंग मास्टर्स को मारने की हिम्मत भी की। क्या आप में थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है? अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराया। उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। हालांकि उन्होंने अपनी कृपारा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उन्होंने कहा, वरिष्ठ, बकवास मत करो। 4 यंग मास्टर्स शक्तिशाली लोग हैं। मैं उनका अपमान करने का जोखिम कैसे उठा सकता हूं? आप इसे स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। ईविल मून पवेलियन के जुबैर ने पहले से ही रिटर्निंग लाइट मिरर का उपयोग करके आपके द्वारा 4 यंग मास्टर्स को मारने के दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया था। वर्तमान में हॉल नॉर्दर्न सी के टायनिस्ट के जासूसों से भरा पड़ा है। आपकी उपस्थिति की खबर शायद पहले ही 1000 माइल 1000 साउंड ट्रांसमीटर तावीज के द्वारा नॉर्दर्न सी में भेज दी गई है। 1 घंटे में नॉर्दर्न सी अलायंस के एल्डर्स को प्राचीन टेलीपोर्टेशन फॉर्म के द्वारा भेज दिया जाएगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपना सामान लेता और तुरंत चला जाता। सफेद बालों वाले बूढ़े ने धीरे से हंसते हुए कहा, जबकि वे बिना किसी जल्दी के बोल रहा था। अर्जुन देव का चेहरा डूब गया। उसने सावधानी से स्पिरिट गैदरिंग मोतियों को दूर रखा और जल्दी से खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, सीनियर के स्मरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भविष्य में इस दया के लिए बदला लूंगा। जुबैर के पास वास्तव में एक बैकअप प्लान था।
अप्रत्याशित रूप से उनकी योजना बहुत विस्तृत थी। इसके बाद चाहे नॉर्दर्न सी के 4 यंग मास्टर्स सफल हुए या नहीं, तब भी उन्होंने मुझे एक मृत सिरे पर मजबूर कर दिया। हालांकि 1 घंटे मेरे लिए लंबे समय तक जाने के लिए पर्याप्त है। एक्सचेंज रूम से बाहर निकलने के बाद अर्जुन देव ने चारों ओर देखा। जब उसे निशा मिली तो वे जल्दी से उसके पास गया और बोला, मेरे साथ आओ, चलो इस जगह को जल्दी से छोड़ दें। जब निशा ने अर्जुन देव के शत्रुतापूर्ण भाव को देखा तो उसे पता चल गया कि कुछ हो गया है। वे तेजी से अर्जुन देव के पीछे पीछे चलने लगी। तुरंत ही अर्जुन देव ने बड़े हॉल में तेजी से चलना शुरू किया और अपने रास्ते में आने वाले सभी कल्टीवेटर्स को एक तरफ धकेल दिया। वे बिल्कुल भी नहीं रुके। इससे उसके आसपास के लोग क्रोधित हो गए, जिससे वे उसे श्राप देने लगे। हालांकि अर्जुन देव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। हालांकि 5 मिनट से कम समय चलने के बाद अर्जुन देव के सामने कोई आ गया। ये वही व्यक्ति था जिसे वे सबसे ज्यादा नहीं देखना चाहते थे, जुबैर। अर्जुन देव ने अपनी आंखों में एक जानलेवा इरादा प्रकट करते हुए उदास होकर कहा, एक तरफ हट जाओ। भीड़ के भीतर जुबैर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर सीधा खड़ा था। वे मंद मंद मुस्कुराया और कहा, व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम आधे साल से वापस नहीं आए हो? क्या तुम आराम नहीं करना चाहते? अर्जुन देव ने अपनी आंखों में जानलेवा इरादा नहीं छिपाया। उसने उदास होकर कहा, एक तरफ हट जाओ। जुबैर ने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाईं और चुप रहा। वे बिल्कुल भी नहीं हिला, एक तरफ जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। शू! अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और उनकी आकृति चमक उठी। एक तेज हवा चली जब वे जुबैर से आगे निकलने के लिए तैयार थे। 1 घंटे में नॉर्दर्न सी के 4 महान कुलों के एल्डर्स आ जाएंगे। अर्जुन देव जुबैर के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर कोई वैर था तो वे उन्हें बाद में सुलझा सकते थे। जुबैर ने अपने पैरों को थोड़ा हिलाया और अर्जुन देव को रोक दिया। उन्होंने उदासीनता से कहा, यदि आप जाना चाहते हैं तो पहले मुझसे पूछें। हुँ, हुँ। अर्जुन देव पीछे हट गए और हवा में उड़ गए। जुबैर ने जमीन से धक्का दिया और अर्जुन देव को फिर से रोक दिया। ये 4 या 5 बार दोहराया गया, यहां तक कि जब अर्जुन देव ने अपने क्लोन का इस्तेमाल किया तब भी जुबैर अंतिम समय में अर्जुन देव को ब्लॉक करने में कामयाब रहे। जुबैर द्वारा अर्जुन देव का रास्ता फिर से अवरुद्ध करने के बाद अर्जुन देव के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वो थोड़ा पीछे हट गया और धीरे से जमीन पर गिर गया। उन्होंने शांति से कहा, यह आखिरी बार है, आप जा रहे हैं या नहीं? जुबैर ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऐसा कहने की योग्यता है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आभा लगातार बढ़ती रही। अचानक शांत जमीन पर ठंडी हवा चली। आसपास के सभी लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे जल्दी से किनारे पर चले गए, जिससे उन दोनों के लिए खाली जगह बच गई। जुबैर बहुत प्रसिद्ध था। वो यहाँ आने वाले महान जिन राज्य के एकमात्र शिखर प्रतिभा थे। आधे साल के बाद लगभग सभी को उसके बारे में पता चल गया। उन सभी ने महसूस किया कि उसकी ताकत अथाह थी और वो एक सच्चा प्रतिभाशाली कृषक था। जहां तक अर्जुन देव की बात है, वे आधे साल के लिए गायब हो गए थे। बहुत कम लोग उन्हें याद करते थे। ये व्यक्ति कौन है? उन्होंने चौकी द्वीपों पर नए उत्तरी सागर के 4 युवा मास्टर्स को हराया। वो अब जुबैर से क्यों लड़ रहा है? जुबैर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी तुलना उत्तरी सागर के 4 युवा मास्टर्स कर सकते हैं। वो लंबे समय से शीर्ष 5 में जगह बना रहे हैं। उनकी ताकत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, देखने के लिए एक अच्छा शो हो सकता है। इस व्यक्ति में वास्तव में जुबैर को चुनौती देने की ताकत है। आसपास के लोगों ने स्थिति पर चर्चा की, एक अच्छा शो देखने का इंतजार किया। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा। उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा फैल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि वो जुबैर को घूर रहा था, एक बिजली त्वरित हड़ताल की प्रतीक्षा कर रहा था। हुआ हुआ। ठीक इसी समय उस महान हॉल में अचानक फीकी सुनहरी रेखाएं दिखाई दीं, जहां एक्सचेंज रूम स्थित था। रेखाएं जल्दी से एक साथ जुड़ गईं, जिससे एक जटिल गठन बन गया। उसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा के तार लगातार बहते रहे। एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन गठन। एक टेलीपोर्टेशन की लागत 1 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। क्या हो रहा है? जब किसी ने गठन को पहचाना तो उसने कहा। जुबैर की अभिव्यक्ति शांत हो गई। उसने अर्जुन देव की ओर देखा। अर्जुन देव पहले से ही एक मृत व्यक्ति था और उसके पास जीने के लिए केवल 1 घंटा बचा था। समय नहीं है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। डुम डुम डुम। अर्जुन देव ने थोड़ा झुककर अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा। अचानक वो दौड़ने लगा। दौड़ते ही तेज हवा चली। जुबैर की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, कितना लापरवाह, तुम वास्तव में मेरे खिलाफ एक कदम उठाने की हिम्मत करते हो।
आसपास के तापमान में अचानक काफी गिलावट आ गई। जुबैर ने अपने पीछे से अपना हाथ बढ़ाया और अचानक एक विशाल बर्फ की हथेली दिखाई दी। इसने अर्जुन देव पर दबाव डाला। तोड़ो। जैसे ही अर्जुन देव ने अपनी कृपाण निकाली, बैंगनी रोशनी की एक चमक थी। एक बढ़ती हुई हत्या का इरादा बाढ़ की तरह बाहर निकल गया। विशाल बर्फ की ताल को ऐसे ही आधा काट दिया गया था। ये असंख्य बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया और जमीन पर गिर गया। जब जुबैर ने अर्जुन देव को बर्फ से निकलते देखा तो वो हैरान रह गया। जुबैर की आंखों में सदमा दिखाई दिया। आधे साल पहले अर्जुन देव को इस चाल को तोड़ने के लिए अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करना पड़ा था। अब उन्होंने एक कृपाण हड़ताल के साथ इससे निपटा। घूमते हुए ड्रैगन के 9 परिवर्तन। केवल ठंडी हवा देख रहे हैं और कृपाण को नहीं। अर्जुन देव की आकृति डगमगाई और 9 भागों में विभाजित हो गई। 9 ठंडी हवाएं दिखाई दीं और हवा में भरने वाला हत्या का इरादा अचानक गायब हो गया। जैसे ही ठंडी हवा चली, ये जुबैर की ओर चली। मूसलाधार हत्या का इरादा अचानक गायब हो गया। जमी हुई हवा में भी आराम किया। आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। क्या आदमी है! अपने हत्या के इरादे पर उसका नियंत्रण उस स्तर पर पहुंच गया है कि वो इसे स्वतंत्रतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। मैं भी इसे स्वतंत्रतापूर्वक नियंत्रित कर सकता हूं, हालांकि मेरा हत्या का इरादा उसके समान स्तर पर नहीं है। ये आदमी काफी मजबूत है। जुबैर भी थोड़ा हैरान था। ये कल्पना करना कठिन था कि आधे साल से भी कम समय में अर्जुन देव इस स्तर पर पहुंच गया। हालांकि मैं पिछले आधे साल में अब भी स्थिर नहीं रहा हूं। जुबैर ने खुद पर ज्यादा विश्वास नहीं खोया। उसे अभी भी विश्वास था कि आखिरी हंसी उसी की होगी। इसके अलावा उसे केवल 1 घंटे तक चलने की जरूरत थी। उस समय 8 मार्शल सम्राट अर्जुन देव को एक पल में मारने के लिए काफी होंगे। 1000 फ्लेमिंग पाम। जुबैर गुस्से से चिल्लाया और उसने अपने हाथों को हिलाया जो उसके पीछे के हिस्से थे। आसपास की ठंडी हवा अचानक तीव्र हो गई, अत्यधिक गर्म हो गई। बर्फ और आग की अवधारणाओं के बीच संक्रमण आग की तरह शुद्ध और बहते हुए पानी की तरह चिकना था। कोई रुकावट नहीं थी। असंख्य बढ़ती हुई हथेलियां आकाश से उतरीं। बढ़ती हुई हथेलियां इतनी वास्तविक थीं कि हथेलियों पर लाइनें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। प्रत्येक धागा अत्यंत जीवंत था। धमाका, धमाका, धमाका। हथेली जमीन पर गिरी, जिससे गहरा गड्ढा बन गया। डिवाइन ड्रैगन युद्ध वाहन का विशेष डेक बढ़ती हुई हथेली की शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। सभी के पैरों के नीचे की जमीन जोर से हिलने लगी, जिससे वे अपना पैर खोने लगे। अर्जुन देव की 9 आकृतियां हवा की तरह हिलीं, जलती हुई हथेलियों के बीच घूमती रहीं और उनमें से एक भी उसे छू नहीं सकी, क्योंकि वो जुबैर की ओर बढ़ीं। जैसे ही 9 आकृतियां नजदीक आईं, वे एक साथ मिल गईं। एक भयानक हत्या का इरादा जो लंबे समय से शांत था, बाहर निकल आया। जैसे ही अर्जुन देव नीचे आए, कृपाण की रोशनी चमक उठी। शोक आइस सोल पाम। जुबैर चिल्लाया और हवा में जलती हुई हथेलियां जुबैर के हाथ की ओर एकत्रित हो गईं। उन्होंने एक हड्डी ठंडा करने वाली पाम छाप बनाई। आग और बर्फ तुरंत बदल गए। बैंग। कृपाण की रोशनी ने पाम छाप को मारा और एक उठती हुई शॉकवेव तुरंत फट गई। कृपाण पर बढ़ता हुआ सार फट गया। जुबैर का रंग पीला पड़ गया क्योंकि वो इस कृपाण के प्रहार से 100 मीटर पीछे गिर गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वो वास्तव में एक सार की प्रतियोगिता में हार गया था। पा पा। जुबैर ने हवा में 2 पाम प्रहार किए। हालांकि वो पीछे नहीं हटा, बल्कि वो आगे बढ़ा। एक पाम प्रहार के साथ ठंडी हवा चल रही थी और दूसरे के साथ बढ़ती गर्मी की लहर। अर्जुन देव तुरंत बर्फ और आग के 2 चरम स्थितियों के बीच सैंडविच हो गया। उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था और उसकी गतिविधियां धीमी हो गईं। जुबैर का युद्ध अनुभव बहुत समृद्ध था। 4 युवा मास्टर्स उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने देखा कि उनका सार अर्जुन देव की तरह मजबूत नहीं है, तो उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदल ली। बर्फ और आग के 2 चरम स्थितियों का उपयोग करते हुए वे अर्जुन देव के साथ भिड़ गए। थोड़े समय के लिए वे नुकसान में नहीं थे। उन दोनों ने अपनी हत्या की चालों को हवा में ही अंजाम दिया। सभी प्रकार की मार्शल तकनीकें दिखाई दीं, जो देदीप्यमान रोशनी दे रही थीं। वे हवा में समान रूप से मेल खा रहे थे। ये अत्यंत तीव्र था। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, जुबैर धीरे धीरे नुकसान में पड़ गया। अर्जुन देव की हत्या की स्थिति बहुत मजबूत थी। हत्या का इरादा जुबैर की हड्डियों में घुस गया, जिससे धीरे धीरे उसका प्रदर्शन प्रभावित हुआ। शुरू में इसका उसे ज्यादा असर नहीं पड़ा। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, उसकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव आने लगा। जब जुबैर ने हमला किया तो वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और एक ओपनिंग का खुलासा किया। अर्जुन देव ने उसे पकड़ लिया और उसके शरीर पर एक भयानक घाव दिखाई दिया।
किसी समय समर केतु जो अपने रॉयल ड्रैगन हॉर्स पर सवार था, भीड़ में दिखाई दिया और उसने दोनों को हवा में दिलचस्पी से लड़ते हुए देखा। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।